हो जाओ हो जाओ हो जाओ। हम्म। ओके, तो आज एक छोटी सी हेडिंग डालिए आप, टाइप्स ऑफ असेसमेंट। टाइप्स ऑफ असेसमेंट। एम आई ऑडिबल? सबको सुनाई दे रहा है ना? यस Yes, मैम। ma'am. ओके। टाइप्स ऑफ असेसमेंट। सबसे पहले तो मुझे एक जनरलाइज बताओ बच्चों कि असेसमेंट जरूरी क्यों है, क्यों हमें करना चाहिए, हम व्हाई शुड वी असेस समवन? हम उसकी प्रोग्रेस देखने के लिए कि कितना प्रोग्रेस मतलब करेंगे या प्रमोट कर सकते हैं जो भी है, हम्म। यही सब प्रोग्रेस के लिए एंड अदर। तो ये तो जो प्रोग्रेस वाला हुआ, उससे पहले भी तो असेसमेंट होता है, आप प्रोग्रेस तो बाद में देखते हो, है ना? वो तो मैम फॉलो अप में असेसमेंट आप। करके ही, हाँ मैम हम्म। असेसमेंट करेंगे तभी तो प्रोग्रेस मैम पता चलेगी ना। हाँ, तो लेकिन क्यों करोगे, नहीं करनी हमें फिर लाइक नेक्स्ट असेसमेंट? क्लास, हाँ। एजुकेशन के बेस पे नेक्स्ट क्लास पे जाना है तो असेसमेंट करेंगे कि But ma'am, नेक्स्ट क्लास के लिए। assessment is not, मतलब प्रोग्रेशन वो नहीं है मैम, हम्म। प्रमोशनल पैरामीटर नहीं है। मैंने तो एक सिंपल सी चीज पूछी, एक इंग्लिश का वर्ड है असेसमेंट, तो हम असेसमेंट करेंगे क्यों, या हम करते ही क्यों है, या कोई और क्यों करता है? मैम मैम जज जैसे, करने के लिए कि क्या प्रॉब्लम हाँ, है, या फिर हमें किस लेवल पे उसको वर्क कराना है, उस चीज़ को करेक्ट करने के लिए हाँ। बेसिकली जज करना। हम्म। मैम डेफिनेशन में भी थी कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन टू मॉनिटर द प्रोग्रेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल को, इंडिविजुअल का मतलब वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीजों के लिए इंक्लूडेड है, ठीक है? उसको समझने के लिए हमें उसे असेस करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ मैं, आप जब नया फोन खरीदते हो, है ना, तो क्या करते हो, अपने मोबाइल का पूरा असेसमेंट करते हो, सेटिंग्स में क्या क्या है ना, वॉल्यूम कम ज्यादा कहाँ से होगा, सेल्फी कहाँ से आएगी, कैमरा कैसा है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, एक जनरलाइज असेसमेंट करते हैं अपने फोन का यूज करने से पहले, कि आगे चल के हमें कोई दिक्कत ना आए। और अगर दिक्कत आ रही है तो हमें डिटेल पता होना चाहिए कि अच्छा ठीक है, फोन में वॉल्यूम कम हो गया तो हम सेटिंग में जाके वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। तो ये एक सिंपल असेसमेंट समझ में आया, यस मैम। है ना? तो ये तो एक नॉन लिविंग थिंग का हुआ। अब एडुकेशनल पर्पस में असेसमेंट का मतलब क्या हुआ, अनटिल अनलेस हम किसी स्टूडेंट को या किसी मेंटोर को बोथ वेज असेस नहीं कर पाएंगे अच्छी तरह, तो हमें समझ में नहीं आएंगे कि शॉर्टकमिंग्स क्या है। जैसे कि कोई बच्चा अगर वीक है तो क्यों वीक है, कौन से सब्जेक्ट में वीक है, हम उसे कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, ठीक है ना? हम क्या क्या पैरामीटर्स और लगा सकते हैं कि उसको समझ में आने लगे चीजें। सेम गोज फॉर द ट्यूटर ऑल्सो, कि भाई टीचर में क्या कमी है, वो क्यों नहीं पढ़ा पा रहा क्लास को, बच्चे क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है ना? तो दैट इज अ जनरलाइज असेसमेंट इन एजुकेशन, और इसी के बेसिस पे आगे प्रमोशन होता है, ठीक है ना? समझ में आई ये चीज? नाउ कम्स इन द मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड में तो असेसमेंट बहुत ही जरूरी है। अगर आप असेसमेंट नहीं करोगे तो पहली बात तो आप डायग्नोसिस पे नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है? और जब आप डायग्नोसिस नहीं कर पाएंगे तो फिर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बेकार है, ठीक? समझ में आई? यस मैम। चलो, इतना बेसिक समझ में आया ना कि असेसमेंट क्यों जरूरी है, और जिंदा और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों का हम असेसमेंट करते हैं। अब इसमें हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ असेसमेंट लिखा है ना आपने? यस मैम। हाँ, इसमें लिखो बेटा, देर आर वेरियस, देर आर वेरियस सब कैटेगरीज, there are various subcategories that that divides the assessment protocol, that divides the assessment protocol,
तो पहला लिखो इसमें, असेसमेंट करने के भी कई तरीके हैं, ठीक है। तो ये हम इनके टाइप्स डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला लिखो, फॉर्मल असेसमेंट वर्सेस इनफॉर्मल असेसमेंट, फॉर्मल असेसमेंट वर्सेस वीएस लगा देना, इनफॉर्मल असेसमेंट। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल से हम जनरल इंग्लिश में क्या समझते हैं, बताओ जरा थोड़ा। Ma'am, formal can be fine, up to the mark. और इनफॉर्मल? Taking things lightly, doing activities in light form. अच्छा, सिंपल ऐसे समझो, कहीं पार्टी में जाते हो तो वहां पे क्या होता है, फॉर्मल्स, कैजुअल्स, ये होता है ना। तो फॉर्मल्स Yes. क्या होते हैं, फॉर्मल ड्रेसिंग क्या होती है? मैम कोई कोड वगैरह रख दिया, लाइक कि ब्लैक एंड रेड रख दिया, जैसे वैलेंटाइन पे रखते हैं। हाँ, जैसे आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो तो वहां पे आप जीन्स और टी शर्ट और केप्रीज और अजीब से कपड़े पहन के नहीं जा सकते हो, है ना। वहां पे एक फॉर्मल ड्रेसिंग Yes, ma'am. चलती है कि प्रॉपर कोट और टाई, शर्ट और पैंट और ब्लैक शूज। तो Yes, जैसे, ma'am. है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉर्मल हुआ मतलब कि एक पैटर्न में चलना। और इनफॉर्मल और कैजुअल एक ही है, कैसे भी कर लो, कुछ भी पहन लो, ठीक है ना। तो Yes, सेम यहाँ पर भी फॉर्मल और इनफॉर्मल असेसमेंट है। फॉर्मल असेसमेंट में है जहां पे आप पूरे एक पैटर्न के साथ चल रहे हैं। कैसे, जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ाया, एक चैप्टर को पूरे से अच्छे से एक्सप्लेन किया, और उसी चैप्टर में से आपने स्टेप बाय स्टेप जो है बच्चों से क्वेश्चन पूछना शुरू किया, ठीक है। जैसे पहले क्या होता था, इंग्लिश के पेपर में आता था ना कॉम्प्रिहेंशन, कि yes, ma'am. एक पैराग्राफ दे दिया, उसको पढ़ो, उसी में से क्वेश्चन आएगा, याद है? Yes, ma'am. हाँ, तो दैट इज फॉर्मल असेसमेंट, कि यू ऑलरेडी नो एवरीथिंग और उसी में से आपको सब कुछ पूछा जा रहा है, लेकिन इन अ सिंक्रोनाइज्ड वे, स्टेप बाय स्टेप। इनफॉर्मल में क्या होता है, इनफॉर्मल में पूरा ऐसे जैसे सिलेबस पूरा खत्म हो चुका है, अब कहीं से भी कुछ भी पूछ लो आप, कोई सिंक्रोनाइज वे नहीं है, कोई मतलब लिंक नहीं है क्वेश्चंस का। जब हम लोग एंट्रेंस टेस्ट देने जाते हैं तो वहां पे फॉर्मल और इनफॉर्मल सेम पेपर में मिलता है हमको। फॉर्मल हमें कैसे मिलता है, बड़े टर्म्स में देखिए, तो हमें पता है कि बायो में से ही सब आना है, दैट इज फॉर्मल। और इनफॉर्मल, क्योंकि बायो इतनी ज्यादा ब्रॉड है, इतना ब्रॉड सब्जेक्ट है, तो कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, तो दैट इज इनफॉर्मल। ये चीज समझ में आई Yes, ma'am. बाकियों को? और कोई प्रेजेंट है कि सिर्फ तानिया आई है? तानिया को अटेंडेंस दे दूं? यस मैम। नहीं, बता दिया करो ना, मुझे भी तो लगे कि आई एम नॉट टॉकिंग टू स्टोन्स। चलो इसमें थोड़ा सा लिखो, इन दिस कैटेगरी द assessment is based on the selection of appropriate questions from a limited account of knowledge, that is
that is compared with the informal set of questions in a synchronized way or pattern ठीक, मतलब कि इसमें चाहो तो आप वाला एग्जाम्पल लिख सकते हो दैट for example in a medical entrance bio remains the main subject, bio या biology पूरा लिखना, biology remains the main subject that forms the formal assessment and being a vast subject vast subject varied questions are asked that makes it informal समझ में आया ये वाला? समझ में आया? मैम एक बार बता दीजिए, ये एग्जाम्पल बहुत समझ नहीं आया। ओके, मैंने अभी बताया जैसे कि जब हम कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देने जाते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, जो बेसिक, अब मैं उस दिन भी मैंने पूछा था कि तुम लोगों ने क्या किससे 12th पास किया है, तो सबने पीसीबी से 12th पास किया है, तो बायो वॉज योर मेन सब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन जब आप एंट्रेंस एग्जाम में बैठे थे तब ऐसा तो नहीं था ना खाली एक ही चैप्टर से क्वेश्चंस आ गए हो, नहीं ना? यस मैम। हाँ, तो जब हम लोग नेशनल लेवल पे एग्जामिनेशन में बैठते हैं तब डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स होती हैं, पूरे देश में कौन कौन सी किताबें इस्तेमाल हो रही हैं, उन सबको मिला के उन सबको पढ़ने के बाद क्वेश्चन पेपर सेटअप किया जाता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आपने दिल्ली में बैठ के जो किताब पढ़ी हो वो तमिलनाडु वाले बच्चे ने भी पढ़ी हो, लेकिन सब्जेक्ट क्योंकि बायो है तो क्योंकि वो उसको आना चाहिए, ये ऐसे एक्सपेक्टेड होता है नेशनल एंट्रेंस एग्जाम्स में। समझ में आया? तो यहाँ पर जो बायोलॉजी है वो हमारी फॉर्मेटिव असेसमेंट हुई कि सारे बच्चे बायो के हैं और वो मेडिकल का एंट्रेंस दे रहे हैं, ठीक है, कोई भी बच्चा मैथ्स का नहीं होगा। समझ आया? और क्योंकि बायो बहुत वास्ट है तो क्वेश्चनिंग कहीं से भी हो सकती है, दैट इज इनफॉर्मल। समझ में आई ये बात? यस मैम। इसको आप अपने क्लास लेवल पे भी कर सकते हो। जैसे फिजियोथेरेपी तो क्या हुआ हमारा, फॉर्मेटिव हो गई, क्योंकि फिजियोथेरेपी में क्या है, सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। समझ आया? लेकिन जब हम लोग फिजियोथेरेपी का क्वेश्चन पेपर सेटअप करते हैं तो फिर अगेन वही बात, जरूरी नहीं है आपके कॉलेज में जो पढ़ा जा रहा हो वो साइन कॉलेज में भी पढ़ाया जा रहा हो, टेक्स्ट बुक डिफरेंस हो सकती हैं, टीचर अलग अलग बुक रिकमेंड कर सकता है, तो क्वेश्चन का जो सेट आएगा वो अलग अलग हो सकता है। जरूरी नहीं है आपके यहाँ जो सवाल पूछा गया है वो बाकी कॉलेजेस में भी पूछा जाए, लेकिन
बेसिक एक ही रहेगा। आया समझ में? यस मैम। बाकी और किसी को पूछना है पूछ लो, तो फिर आगे बढ़े। आ गया। मैम इसका मतलब ये है ना कि जो एग्जाम होगा वो फॉर्मल हो गया, लेकिन जो हम सब्जेक्ट चूज करेंगे वो इनफॉर्मल वे में उसके क्वेश्चंस डाले जाएंगे, ये मतलब। हाँ हाँ, इसका मतलब यही है। ओके मैम, यस मैम। ठीक है, जैसे अब और कैसे अच्छा सा एग्जांपल दूं, चलो जैसे कि हम पेडागॉगी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो पेडागॉगी हमारा एक फॉर्मेटिव असेसमेंट हुआ कि हम पेडागॉगी पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन पेडागॉगी में से ही आएंगे, लेकिन क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, दैट इज इनफॉर्मल असेसमेंट। ठीक है ना। उसमें उसमें टीचर ने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है कि मैं पहले यूनिट से लूंगी कि मैं लास्ट यूनिट से लूंगी, नहीं, मैं कहीं से भी ले सकती हूँ। ठीक है ना। पर सब्जेक्ट वही रहेगा, ऐसा नहीं है कि मैं पेडागॉगी में तुमसे इलेक्ट्रोथेरेपी पूछने लगूंगी। यस मैम। ठीक है, चलो मैम फिर। हाँ बेटा, कौन है? हाँ अलका बोलो। मैम जो फॉर्मल होता है वो ऑलरेडी प्लान प्रोसेस है। फॉर्मल जो है ऑलरेडी प्लान प्रोसेस नहीं है, फॉर्मल एक वास्ट प्रोसेस है किसी भी चीज का मेन। ठीक है, यस मैम। ऑलरेडी प्लान नहीं है, ऑलरेडी प्लान तो कुछ भी नहीं है। असेसमेंट हम कैसे भी, कितना भी और कभी भी ले सकते हैं, लेकिन हमारा पैटर्न क्या है? तो फॉर्मल जो है वो एक पैटर्न है, एक तरीका है, एक सिंक्रोनाइज्ड, एक सीधे सीधे चीजों को लगाने का तरीका। ठीक है, कि ये हमारा सब्जेक्ट है, हम ऐसे करेंगे। अच्छा ठीक, चलो तुम लोग सब्जी लेने जाते हो बाजार? अलका सब्जी लेने जाती हो बाजार? मैम बाहर से ले लो। अरे मतलब एक एग्जाम्पल है, अगर आप शॉपिंग करने भी जा रहे हो तो यस मैम। शॉपिंग करने जाते हो तो दैट इज अ फॉर्मल असेसमेंट। ठीक है, और शॉपिंग करने में आपने एक लिस्ट बनाई होती है, पर कई बार क्या होता है, हम लिस्ट से कई बार ज्यादा सामान ले आते हैं, कम सामान ले आते हैं, या कुछ फ्री मिल रहा होता है तो वो भी एड ऑन कर लेते हैं। दैट इज इनफॉर्मल असेसमेंट, कि मतलब शॉपिंग करना मेन हमारा काम था, लेकिन उस काम के अंदर हमने क्या किया वो सब इनफॉर्मल है। यस आया मैम। समझ में? यस आया मैम। समझ में? अब आगे बढ़े। यस मैम। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, फॉर्मेटिव असेसमेंट वर्सेस फॉर्मेटिव असेसमेंट वर्सेस समेटिव असेसमेंट। समेटिव, SUMMITIVE, समेटिव असेसमेंट। मैम फॉर्मेटिव असेसमेंट वर्सेस समेटिव असेसमेंट, SUMMITIVE, समेटिव असेसमेंट। अब ये तो बिल्कुल ही सुना ही नहीं होगा, नाम ही नहीं पता होंगे इनके। तो लिखो इसमें क्या होता है। इन फॉर्मेटिव असेसमेंट the main concern is to identify the main concern is to identify the student's weakness, the student's weakness, student weakness, and how to overcome it, and how to overcome it. नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसी में, certain test and assignments are given at a regular interval
certain tests and assignments are given at a regular interval to assess the progress of the student. Ma'am, regular क्या बेटा? assignment are given at a regular interval या regular time period to assess the progress of the student. Next पैरा में लिखो, whereas in summative assessment grades are provided on the basis of the communication level, basis of the communication level of the student in charge and the administrators. लिखा? Yes, ma'am. ठीक, तो पहला वाला जो है हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम स्टूडेंट की वीकनेस को आइडेंटिफाई करके, अब ये मेंटोर का काम है कि कैसे उसके शॉर्टकमिंग्स को आउटकम किया जाए. ठीक है, किसी स्टूडेंट में क्या वीकनेस है, क्यों नहीं पढ़ाई हो पा रही है, क्यों नहीं समझ में आ रहा है, ये जो मेंटोर या क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर उसको समझे, पहचाने और फिर उसके लिए रेमेडियल सॉल्यूशंस निकाले. तो ये खाली एक टीचर और स्टूडेंट लेवल की बात है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट. समेटिव असेसमेंट में क्या होता है, इट इज टोटली कम्युनिकेटिव बेस्ड. ठीक है, कम्युनिकेटिव बेस्ड या कम्युनिकेशन. अब कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है, उन्होंने जाके टीचर से बात करी, टीचर ने क्या किया, टीचर ने जाके एडमिनिस्ट्रेशन से बात करी कि भाई कैसे हम इनको ओवरकम करें, क्या करें. अब ये एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है कि वो क्या डिसाइड करते हैं. ठीक है ना, क्योंकि सेल्फ ट्यूशन टीचर नहीं दे सकता, 0 पीरियड या एक्स्ट्रा क्लासेस टीचर नहीं लगा सकता, तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा. समझ में आया ये चीज? तो ये दो अलग अलग कम्युनिटीज को बिलोंग करता है असेसमेंट. समझ आया? मुझे बता दो हाँ या ना. ठीक है, जो मैम, हाँ बोलो. मैम जैसे ये सबमेटिव में ये है कि जैसे स्टूडेंट को नहीं समझ में आया, वो टीचर के पास गया, टीचर से वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास गया. मैम फिर एडमिनिस्ट्रेशन ने अगर टीचर भी नहीं चेंज की, फिर भी उसको वही प्रॉब्लम रिअकर होती रही. हाँ, तो वो बार बार सबमिटिव होता रहेगा, है ना. इसका मतलब तो यही हुआ ना. देखो फॉर्मेटिव में क्या है, प्रॉब्लम हुई, जैसे सपोज मैंने क्लास में पढ़ाया, ठीक है ना, अब आप लोगों को समझ में नहीं आया तो मैंने रिपीट किया, चलो 1-2 लोगों को समझ में नहीं आया, ठीक, उसके लिए मैंने क्या किया, एक्स्ट्रा नोट्स दे दिए और अलग से समझा दिया, क्लास के बाद रुक के समझा दिया, समझ में आ गया, फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गया, प्रॉब्लम वही सॉल्व हो गई. अब क्या हुआ, आपको समझ में नहीं आया, पूरी क्लास को समझ में नहीं आया, ठीक है, टीचर ने अपने लेवल पे एक फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑलरेडी कर दिया, उसके बावजूद समझ में नहीं आया, तो क्या होगा, मेंटोर और स्टूडेंट दोनों जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन के पास कि भाई क्या किया जाए. मेंटोर अपने शॉर्टकमिंग्स बताएगा,
कि मुझे ये दिक्कत आ रही है, बच्चे अपना बताएंगे कि हमें ये दिक्कत आ रही है, तो सब मिलके, जिसमें स्टूडेंट इंक्लूडेड नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन और जो मेंटोर या टीचर या गाइड है, वो मिलके ये डिसाइड करेंगे कि अब इस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम किया जाए। ठीक है, तो वो दोनों मिलके ये डिसाइड करेंगे कि हमें कैसे क्या करना है, क्या चीज इंक्रीज करें, क्या चीज डिक्रीज करें। ठीक है ना, डिक्रीज करने का मतलब है, हो सकता है ज्यादा बच्चे हैं तो वो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दें। ठीक है, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि रिटन ज्यादा है तो वर्बल पे ज्यादा ध्यान दिया जाए कि चलो ओरल, या टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन बदल दी जाए। ठीक है ना, कि हम असेसमेंट ले रहे हैं कि हम एग्जाम नहीं करवा रहे अभी, या फिर रेमेडियल क्लासेस बढ़ा दी जाए कि चलो ठीक है, पोस्ट क्लास के बाद भी एक और क्लास इंक्रीज कर दी जाए, या अभी खाली 2 ही घंटे पढ़ा रही है तो लगातार 3 घंटे 4 घंटे इंक्रीज कर दिए जाए। समझ आई ये चीज? यस मैम, जैसे डेफिनेशन में वेयर एज इन सबमिटिंग असेसमेंट ग्रेड्स आर प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द कम्युनिकेशन लेवल। मैम ये तो समझ में आया, जैसे स्टूडेंट को नहीं आया वो फैकल्टी के पास गए, फैकल्टी से फिर हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन के पास, तो ये मैम क्यों है कि ग्रेड्स आर प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द कम्युनिकेशन लेवल? ग्रेड्स तभी इंक्रीज होंगे ना जब हम रेमेडियल क्लासेस स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा गया रोने टीचर के पास तो उसके ग्रेड्स बढ़ा दिए गए, दीपानिता, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है, नहीं नहीं मैम, वो हम समझ रहे, लेकिन हाँ डेफिनेशन से हम कोरिलेट नहीं कर पा रहे थे। हाँ, grades are provided on the basis of communication between the teacher and the administration। मतलब वो लोग मिलके जो चीज डिसाइड करते हैं उसके बाद ही उसकी ग्रेडिंग हम इंक्रीज करेंगे। अपग्रेड। हाँ, अपग्रेडेशन होगा। जो अपग्रेडेशन होता है कोर्सेज का, सिलेबस का, या अपग्रेडेशन नहीं, जरूरी नहीं है हर चीज अपग्रेड ही हो, कुछ चीजें डिग्रेड भी करी जाती हैं, कम भी करी जाती हैं। सिलेबस हो सकता है ज्यादा है, टफ है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है, तो हमने उसको अलग अलग स्लॉट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, समझ में आई ये चीज? यस मैम, आ गई समझ में। अच्छा, जैसे मुझे ज्यादा तो पता नहीं है, लेकिन यूपी बोर्ड में क्या होता है, बायो या ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं इनके अलग अलग बुक्स होती हैं, इनको अलग अलग उसमें कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। यस मैम। है ना, लेकिन सीबीएसई में और आईसीएसई में ऐसा नहीं होता, वहां सिंगल बुक ही चलती है। मैं 12th की बता रही हूँ। यस मैम, यस मैम। ठीक, तो क्योंकि यूपी बोर्ड इज अ टफ बोर्ड, इज अ डिफिकल्ट बोर्ड, तो उन्होंने क्या किया, 2 अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर दिया, तो नाउ इट इज इजी टू ग्रास्प फॉर अ चाइल्ड। ठीक है ना, तो दैट इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ डिग्रेडेशन, लेकिन वो अगेन बच्चे के फ्यूचर के लिए अच्छा है। ठीक है ना, तो ग्रेडिंग फिर उसी के अकॉर्डिंग करी जाएगी। अब समझ में आया? यस मैम। और किसको पूछना है? अलका, सीमा, स्वाति, तान्या, पूजा। मैम आ गया। ओके, सुरभि। चलो नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट कौन सा नंबर है बेटा? 3rd या 4th होगा पॉइंट यार? थर्ड। 3rd है। चलो नेक्स्ट लिखो, कंटिन्यूअस असेसमेंट वर्सेस टर्मिनल असेसमेंट। कंटिन्यूअस असेसमेंट वर्सेस वीएस टर्मिनल असेसमेंट। ये तो बहुत सिंपल सा है। कंटिन्यूअस होता है जैसे टीचर ने पढ़ाया, हर एक यूनिट के बाद, हर एक लेसन चैप्टर के बाद एक एक छोटा सा असेसमेंट करा लिया, मतलब या तो असाइनमेंट दे दो, नहीं तो वाइवा दे दो, नहीं तो प्रैक्टिकल करके बता दो। हाँ, क्लास टेस्ट जिसे बोलते हैं, क्लास टेस्ट ले लिया, रिटन ले लिया, ओरल ले लिया। और टर्मिनल असेसमेंट क्या होता है? जो एंड टर्म पे होता है। ठीक है, जैसे यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, या क्लास रूट लेवल पे क्या हो रहा है, जब पूरा सिलेबस खत्म हो गया आपके किसी सब्जेक्ट का, तो टीचर ने ही एक क्वेश्चन पेपर प्लॉट करके आपको दिया, वो आपको सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो टर्मिनल का मतलब होता है एंड, तो एंड टर्म पे जो चीज हो दैट इज टर्मिनल असेसमेंट। और कंटिन्यूअस असेसमेंट मींस जो लगातार क्लास में होते रहते हैं, कई बार एक एक दो दो चीज, जैसे कोई भी मोडालिटी यूज करना बताया तो आके तुरंत पूछ लिया सर ने या मैम ने कि अच्छा चला, ऐसे चला के बताओ कैसे चलेगा, कहाँ यूज होगा। समझ में आई ये चीज? यस मैम। चलो इसमें फिर लिखो,
लिखो, इन अ कंटिन्यूअस असेसमेंट there are number of tests that are taken at a regular intervals for the purpose of increasing knowledge and learning power of students. For the purpose of increasing knowledge and learning power of students. Whereas terminal assessment are taken at the end of any specific level. यहाँ पे एनी स्पेसिफिक लेवल का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि जो यूनिवर्सिटी एंड से एग्जाम्स हो रहे हैं वही टर्मिनल हो, टीचर भी क्लास में एक एंड टर्मिनल्स ले सकती है, ठीक है। जैसे अगर हमारा पेडागॉजी खत्म हो गया टाइम से, तो पूरे सिलेबस का एक छोटा सा पेपर बना के आप पढ़ के आइए और पेपर दीजिए। तो प्लीज मैम, for that please ma'am, we will get the pattern. हाँ, तो दैट इज ऑल्सो अ टर्मिनल असेसमेंट, बट अब उसको हम एक अलग नाम दे सकते हैं कि दैट इज सब्जेक्ट टर्मिनल असेसमेंट। एक सब्जेक्ट वाइज हमने टर्मिनल असेसमेंट किया, ठीक है। और जो यूनिवर्सिटी लेवल पे एग्जाम्स होते हैं वो तो प्रमोशनल लेवल के लिए होते हैं, आगे क्लास में प्रमोट होने के लिए। तो ये चीज ये वाला पॉइंट समझ में आया? Yes ma'am. यस मैम। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कोर्स वर्क वर्सेस एग्जामिनेशन। कोर्स वर्क वर्सेस एग्जामिनेशन। क्या लिखा? कोर्स वर्क वर्सेस एग्जामिनेशन। यस मैम। Yes ma'am. ओके, तो कोर्स वर्क और एग्जामिनेशन तो आपको बहुत अच्छे से पता है, अभी तो कोर्स वर्क आप लोग कर ही रहे हो। अरे बाबा, रिसर्च कर रहे हो कि नहीं? Yes, ma'am. हो नहीं रही है का मतलब कर तो रहे ही हो ना, सिलेबस में तो है ही ना। तो कोर्स वर्क क्या होता है, क्या करते हो आप लोग कोर्स वर्क में? मैम जो भी सिलेबस में मेंशन होता है उसको कंप्लीट करते हैं। नहीं बाबा, यहाँ पे रिसर्च की बात हो रही है दीपानिता। रिसर्च में जो कोर्स वर्क पीरियड होता है उसको क्या आप उसमें क्या करते हो आप लोग? मैम अपना मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग अपने हाँ। पेशेंट्स को पूरा देखते हैं, असेस करते हैं, जो भी हमारा डेटा है उसको कलेक्ट करते हैं। हाँ, जितना भी आपका डेटा कलेक्शन होता है और जितना भी आपका रिटन प्रोसेस होता है, दैट इज ऑल द कोर्स वर्क, ठीक है ना।
अकॉर्डिंग टू योर ओन मेथोडोलॉजी, आपके अपने रिसर्च में जो आपकी अपना तरीका है काम करने का, मेथोडोलॉजी है, उसके अकॉर्डिंग जितना भी आप डेटा कलेक्ट करते हो, दैट ऑल कम्स अंडर कोर्स वर्क। ठीक है, और एग्जामिनेशन क्या है? हम जब हम किसी को या एग्जामिनर को बताते हैं कि हमने ये पूरा कैसे किया, उसके रिजल्ट्स, कंक्लूजन्स जो भी निकल के आए, उसका पूरा जो हम वाइवा देते हैं हमने ये कैसे कैसे किया, वो एग्जामिनेशन होता है हम लोगों का। हाँ, वो एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस पता है ना सबको? एग्जामिनेशन में क्या होता है कि जो भी आपका एग्जामिनर होता है, रादर देन योर मेंटोर, नॉट योर मेंटोर, क्योंकि उसको तो पता ही होता है आपने क्या किया हुआ है। ठीक है, तो जो बाहर से जो एग्जामिनर आते हैं, वो जब आपके पूरे कोर्स वर्क को एग्जामिन करते हैं कि भाई क्या था, बताइए डिटेल स्टडी, तो आप अपना पूरा डेटा उन्हें बताते हैं, आपने कैसे क्या क्या किया, पूरा डिटेल। उसके बाद वो आपसे आपके ही सब्जेक्ट से सवाल पूछते हैं, जो भी आपने काम किया है उसी से रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दैट इज एग्जामिनेशन। मैम जैसे भी सिनॉप्सिस में एग्जामिनर आए थे, तो मैम उन्होंने भी कोर्स से ही रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे हाँ कि हाउ यू विल कलेक्ट डेटा फ्रॉम वेयर, ऐसे क्वेश्चन। हाँ, तो दैट इज एग्जामिनेशन ओनली। ठीक है ना, कोर्स वर्क और एग्जामिनेशन दोनों इंटर रिलेटेड हैं। कोर्स वर्क में आपको जो करना है वो आपका तरीका, आपकी मेथोडोलॉजी, वो सारी बातें हैं। और एग्जामिनेशन में क्या है, जो एग्जामिनर है वो आपसे वही पूछेगा जो आपने किया है, वो आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ द बुक कुछ भी नहीं पूछेगा। ठीक है ना, इसीलिए अपनी जो आपने रिसर्च करी है उसकी डिटेल्ड नॉलेज आपको होनी चाहिए टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, और दैट ओनली यू कैन आंसर। है ना, ये तो ऐसी चीज है कि कोई दूसरा इंसान आंसर ही नहीं कर सकता। हमको पता है ना हमने क्या रिसर्च करी है, या हमने कितना डेटा कहाँ से लिया। ठीक है, समझ में आई ये चीज? यस मैम। चलो फिर इसमें लिखो थोड़ा सा, इन अ कोर्स वर्क, इन अ कोर्स वर्क there is the detailed information regarding, there is a detailed information regarding what, how and when, what, how and when the research work was done. The research work was done. What, how and when मतलब क्या किया, कब किया, कैसे किया, ये पूरा डिटेल नॉलेज होता है ऑफ द रिसर्च वर्क। And in an examination, the examiner assess an individual, on the basis of their coursework, on the basis एग्जामिनर assess an individual on the basis of their coursework, on the basis of their coursework। ठीक है, समझ में आई ये चीज? यस मैम। ठीक, तो आपके कोर्स वर्क से ज्यादा और उसके बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है ना, बस आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, अब वो ही नहीं पता तो फिर तो चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, प्रोसेस वर्सेस प्रोडक्ट असेसमेंट। प्रोसेस वर्सेस
प्रोडक्ट असेसमेंट, मैम ये सब टाइप्स आप असेसमेंट में ही आएंगे ना? हाँ ये सब असेसमेंट में ही आएंगे। मैम प्रोसेस वर्सेस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट असेसमेंट, अब ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रोसेस और प्रोडक्ट। ठीक, तो जैसे अभी तुम्हारी रिसर्च है, ठीक है ना, रिसर्च क्या है, रिसर्च एक पूरा प्रोसेस है जिसमें इंट्रोडक्शन भी है, मेथोडोलॉजी भी है, डेटा कलेक्शन है, फिर आप एनालिसिस करोगे, तो ये पूरा एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है, ठीक है ना। और प्रोडक्ट क्या होगा, जो उसका आउटकम निकल के आएगा, जो भी आपने पहले सिनॉप्सिस बना के प्रेजेंट करी कि हम ये करेंगे इस पॉपुलेशन पे, ये फाइंड आउट करने के लिए, तो जो चीज आपने फाइंड आउट करी दैट इज योर फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो इसके बेसिस पे भी असेसमेंट होता है। समझ में आया ये चीज? कई बार क्या होता है कि हमारा जो प्रोसीजर होता है वो प्रोडक्ट के बिल्कुल ऑपोजिट चढ़ जाता है, और ऐसा कई बार नहीं, ऐसा बहुत बार होता है कि हमने रिसर्च करनी शुरू करी थी किसी और चीज को लेके, लेकिन वो तो हमने जो सोचा था प्रोसीजर वो तो नेगेटिव हो ही गया, उसके बजाय एक और नई रिसर्च आ गई, ठीक है ना। तो इसी में बस थोड़ा सा जो है असेसमेंट डाइवर्ट हो जाता है अपनी जगह से। ये चीज समझ में आई? एज आई कैन सी किसी को समझ में नहीं आई। यस मैम। नहीं आई ना? मैम आ गई समझ में। अच्छा, क्या टॉपिक है तुम्हारा तान्या बेटा? मैम Research? मेरा है मैम मैकेनिकल, मैम रिसर्च का। हाँ हाँ मैम, मेरा मैम मैकेनिकल नेक पेन है, उसमें मैं कंपैरेटिव स्टडी कर रही हूँ, मायोफेशियल रिलीज और थेरेपेटिक एक्सरसाइज की। वेरी गुड। तो इसमें आपने कौन सी पॉपुलेशन ली है? मैम 30 ईयर्स से 45 ईयर्स तक। अच्छा, इसमें मेल फीमेल क्राइटेरिया कुछ है या ऐसे ही? नहीं मैम, दोनों लोग, मेल या फीमेल। बस मैम अच्छा। एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में मैम प्रेगनेंसी वगैरह या और कोई कंडीशन, रेडिकुलोपैथी, ये सब मतलब एक्सक्लूड किया है। एक्सक्लूड किया है, यस अच्छा। ओके, और इसमें आपने और कुछ वेरिएंट्स डाले कि? यस मैम। मैम टूल्स डाले, असेसमेंट हम्म, पैरामीटर्स डाले, जैसे वास स्कोर और मैम सर्वाइकल रेंज ऑफ मोशन और मैम नेक डिसेबिलिटी इंडेक्स, ये 3 मेरे पैरामीटर्स हैं। ओके। तो अब आपने जैसे आपने ये रिसर्च अपने हिसाब से प्लान आउट करी है, तो इसमें आप इफेक्ट देखोगे दो चीजों के बीच में, है ना। तो Yes, कई बार क्या होता है कि जब हम लोग कंपैरेटिव स्टडी कर रहे होते हैं तो कंपैरिजन जो है हमारा वो एक फॉर्मल लेवल पे चला जाता है, यस मैम। ठीक है ना। जैसे अगर हम सोच के चले कि हमारे लिए क्या चीज, जैसे तुम्हारे दोनों पैरामीटर्स क्या हैं कंपैरेटिव स्टडी के? मैम एक ग्रुप को थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज ओनली, ग्रुप बी को थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज विद एमएफआर। तो मैम इसमें इफेक्टिवनेस देखना है कि किसका ज़्यादा आएगा और जल्दी आएगा, कितना जल्दी आएगा। ओके, और दूसरे ग्रुप को? इसमें मैम तुमने ये मैम यही है, ग्रुप ए में ओनली थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज, ग्रुप और बी एक में में थेरेप्यूटिक एमएफआर, एक्सरसाइज विद एमएफआर। यस मैम। ठीक है। तो इसमें अगर मान लो विद एमएफआर का स्कोर ज्यादा आया तो तुम्हारे लिए प्रायोरिटी बेस क्या होगी? तुम्हारा तो रिसर्च प्रूफ सही हो जाएगा, यस मैम। है ना। Yes, और ma'am. हाँ, और कई बार क्या होता है कि इसमें नेगेटिव स्टडी रेट्स भी चले जाते हैं, जरूरी नहीं है हर चीज पॉजिटिवली आए, तो क्या होगा फिर? आपकी तो स्टडी पूरी रिवर्स हो जाएगी, है ना। Yes, ma'am. फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, Yes, ma'am. है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हमारा क्या होगा, इसमें हमने जो प्रोडक्ट, जो हमने प्रोसेस सोच के चला था, हमारा प्रोसेस तो सेम रहा लेकिन हमारा प्रोडक्ट वेरी कर गया, Yes, ma'am. ठीक है ना, आप समझ आया अच्छे से। है ना। अभी क्या है, अभी क्या होता है, हम लोग सब जब रिसर्च करने के लिए जाते हैं तो हम लोग एक सिनॉप्सिस या एक बेसिस बना के चलते हैं कि हमने ये प्रोसेस अपनाया है। फॉर एग्जाम्पल सिंपल सा बताती हूँ, जब केक बनाने जाते हैं तो क्या है, प्रोसीजर तो सबको पता है केक कैसे बनता है ना, लेकिन आउटकम्स अलग अलग होते हैं, Yes, ma'am.
ठीक है, तो उसमें क्या होता है, इंग्रेडिएंट कम ज्यादा हो गए तो आउटकम जो प्रोडक्ट है वो बेकार हो जाता है, या भाई अच्छा भी बनता है। अगर अच्छा बना तो मतलब हमारे अकॉर्डिंग प्रोडक्ट और प्रोसेस दोनों परफेक्ट है, लेकिन अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं बना तो मतलब प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम थी। ये तो सीधे सीधे मतलब रिलेशन हो गया ना। समझ में आई ये चीज? यस मैम। ये दीपानिता को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी क्योंकि उसका टॉपिक तो काफी टफ है। टफ टफ नहीं है, लेकिन अवेलेबिलिटी ऑफ जो चीजें हैं वो नहीं हो पाएगा उसके में। क्यों दीपानिता, हुआ? यस मैम। हम्म, तो ये पॉइंट समझ में आया? यस मैम। चलो फिर थोड़ा सा लिखते हैं इसके बारे में। यस मैम। लिखो लिखो, इन द प्रोसेस और प्रोसीजर, इन द प्रोसेस और प्रोसीजर there are different stages, there are different stages for proceeding further, for proceeding further. A step by step protocol is followed, a step by step protocol is followed for a proper procedure to take place, for a proper procedure to take place. Whereas मैम स्टेप बाय स्टेप मेरा लेफ्ट हो गया था। step by step proper procedure is followed, यही लिखवाया है ना, proper procedure हाँ, is followed. Step by step protocol is followed for a proper procedure. हाँ, protocol is followed for a proper procedure. Whereas in the product assessment, in the product assessment, consideration is more on the valued outcome, the valued outcome, the valued outcome. तो प्रोसेस में हमारा मेन टारगेट क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप हम जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो करें। ठीक है, तो जब आप कोई चीज एक सही तरीके में प्रॉपर चैनल स्टेप बाय स्टेप कर रहे हो तो प्रोसेस तो अच्छा होगा, प्रोसेस अच्छा होगा तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो भी अच्छा आएगा, उसका आउटकम भी सही आएगा और हम दोनों को कोरिलेट कर पाएंगे। ठीक है ना? तो इसमें क्या है, पहले वाले के ऊपर ही दूसरा वाला डिपेंडेंट है। अगर आपने पहला काम ठीक से नहीं किया तो ऑब्वियसली देयर विल बी सम हिंडरेंस और सम हैम्परेंस इन योर प्रोडक्ट क्वालिटी। ये चीज समझ में आई बेटा? यस मैम। चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इंटरनल असेसमेंट वर्सेस एक्सटर्नल असेसमेंट। इंटरनल क्या हो गया, इंटरनल असेसमेंट वर्सेस एक्सटर्नल असेसमेंट। अब ये तो हमारी डे टू डे लाइफ में होता ही है, इंटरनल्स और एक्सटर्नल्स। इंटरनल में क्या होता है, जब आपके इंटरनल एग्जामिनर होते हैं
टीचर्स होते हैं, मेंटोर्स होते हैं जो आपको पढ़ाते हैं। जो पढ़ाते हैं वो आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आपको क्या आता है, क्या नहीं आता है, किसको कौन कितना होशियार है। ठीक है, तो वो जब असेसमेंट करते हैं तो वो बहुत सारी चीजें अपने दिमाग में रखते हैं। ठीक है ना, खाली आपका थ्योरी बेसिस पे नहीं, वो आपका क्लास परफॉर्मेंस भी देखते हैं, लैब परफॉर्मेंस भी देखते हैं, अदरवाइज ओवरऑल इन्वॉल्वमेंट भी देखते हैं, आपका बिहेवियरल चेंजेस भी देखते हैं, प्लस थ्योरी और प्रैक्टिकल्स, ये सब होता ही है। अच्छा, जब एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है और एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होता है तो उसमें क्या है, ही इज अनअवेयर ऑफ एनीथिंग अबाउट यू। उसके लिए आप कोई भी एक XYZ हो, ठीक है ना, फिर क्या होता है, उसको सिलेबस पकड़ा दिया जाता है और वो सिलेबस में से कहीं से भी रैंडमली आपसे क्वेश्चन पूछ के आपको असेस करते हैं। ठीक है ना, तो इफ यू आर एबल टू आंसर, वेल एंड गुड। जब आप आंसर करते हो तो उससे दो लोगों को फायदा होता है, एक आपको और एक उस टीचर को जिसने आपको पढ़ाया है। ठीक है ना, दोनों लोगों को फायदा होता है, एटलीस्ट उनको समझ में आता है कि भाई क्लास में पढ़ाई होती है, बच्चे ने पढ़ा है। एंड व्हेन यू डोंट आंसर, फिर तो रेस्ट इज हिस्ट्री। टीचर तक पहुंच जाते हैं कि टीचर ने पढ़ाया नहीं होगा। ठीक है ना, और इंटरनल में क्या होता है, इंटरनल में तो टीचर को पता होता है कि तुम्हें नहीं पढ़ा है। समझ में आई ये चीज? यस मैम। बस तो यही लिखनी है, लिखो इसमें। दिस इज सेल्फ एक्सपीरियंस। ये तो बचपन से एक्सपीरियंस होगा। यस कब? मैम। हाँ, तो इसको तो मुझे लिखाने की जरूरत भी नहीं है, आप लोग बड़ी बड़ी बातें लिखी आएंगे अपने आप। नहीं मैम, फॉर्मल पैटर्न में आप लिखवा दीजिए, हम लोग इनफॉर्मल पैटर्न में लिखेंगे। लिखो इसमें, द मोड ऑफ इवेलुएशन और असेसमेंट, द मोड ऑफ इवेलुएशन और असेसमेंट for an internal becomes more easy as he or she is in direct contact with his pupils, with his pupil माने students, whereas for the external examiner there is a very less demarcation for grading a student, because the external and the student are anonymous to each other, ANONYMOUS, anonymous to each other. ये पॉइंट समझ में आया? मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही। ये पॉइंट समझ में आया? यस मैम, आ गया। सिंपल वर्ड्स में, जो आपके इंटरनल टीचर्स होते हैं वो आपको किसी भी बेसिस पे मार्क्स दे सकते हैं। ठीक है ना,
थ्योरी और प्रैक्टिकल्स वो तो एक अलग चीज है, लेकिन कई बार क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल सपोज तानिया इज वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ठीक है, बट वो वाइवा में कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया कि वो नहीं बोल पाई, आंसर नहीं कर पाई, तो क्या होगा, समवेयर टीचर के दिमाग में होता है कि अरे नहीं ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, नहीं हो सकता है नहीं बोल पाई हो, तब भी आपको इंटरनल मार्क्स दे देता है। होता है ना, हम सबके साथ ऐसा होता है, ठीक। लेकिन जो एक्सटर्नल होता है उसके पास बहुत छोटा डिमार्केशन होता है, उसको कुछ नहीं पता आपके बारे में, यू आर सिंपल एक्स वाई जेड फॉर हिम और हर, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा, वो आपसे सवाल पूछता जाएगा, आपने जवाब दिया तो ठीक, नहीं दिया तो और अच्छी बात, ठीक है ना। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तानिया बड़ी अच्छी होशियार बच्ची है, चलो आज नहीं बोल पा रही अदरवाइज बोल लेती है। समझ में आई ये पॉइंट? यस मैम। चलो, तो ये राम कहानी असेसमेंट की यहाँ खत्म हुई फाइनली। तो मैम फिर ये इंटरनल असेसमेंट और ये एक्सटर्नल असेसमेंट वाला पॉइंट है, और जो कोर्स वर्क वर्सेस एग्जामिनेशन, ये तो काफी कुछ सेम ही है। हाँ ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन दोनों में अंतर भी है भाई। एक्सटर्नल कोर्स वर्क में आपका कोर्स रिलेटेड पूछा जा रहा है ना, उसमें आपका एग्जाम से कोई मतलब नहीं है, आपकी जो थ्योरी है, आपकी जो प्रैक्टिकल्स हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, यस है ना। मैम और रिलेटेड टू वाइवा, रिलेटेड है ना मैम? क्या बेटा, दो लोग एक बोलो कोई। हाँ वो जो कोर्स वाला है उसमें ओनली रिसर्च रिलेटेड है, right? हाँ, वो सिर्फ रिसर्च रिलेटेड है और उसके लिए केवल रिसर्च वाला एग्जामिनर ही इन्वॉल्व है। यहाँ पे तो सब्जेक्ट इसमें रिलेटेड है ना। सब्जेक्ट, ओके ओके। यस हाँ मैम, यस मैम, हाँ मैम, हाँ, देखा आपने। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। हाँ बोलो दीपानिता। मैम हम ये कह रहे थे कि इंटरनल असेसमेंट इज रिलेटेड टू वाइवा एज पर रिलेटेड टू सब्जेक्ट। हाँ, एज पर सब्जेक्ट, और कोर्स वर्क में कोर्स वर्क से रिलेटेड होगा, आपने जो काम किया है, आपने जो रिसर्च करी है उससे रिलेटेड होगा। और किसी को पूछना है? सीमा, स्वाति, अलका, सुरभि? ओके चलो, नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं, हेडिंग डालो, प्रोसेस स्पेसिफिक टेस्ट, प्रोसेस स्पेसिफिक टेस्ट। अभी तक हमने जो भी पढ़ाई करी थी वो कौन से स्पेसिफिक टेस्ट की थी? मोड मोड स्पेसिफिक, पक्का? पर्पस स्पेसिफिक थी। पर्पस स्पेसिफिक थी, वही नहीं मैम, मोड अभी आपने करवाया था। पर्पस पर्पस मैम पर्पस पर्पस था। पर्पस ही अभी तक पर्पस ही चल रहा है मैम। आप। पर्पस के हाँ अंदर ही असेसमेंट भी आएगा क्या? हाँ हाँ हाँ, सब कुछ उसी के अंदर आएगा। अच्छा। मैम, असेसमेंट एंड ऑल जितना है हाँ सब पर्पस। हाँ, वो सब पर्पस, चाहो तो पर्पस को रेड कलर से कर दो, ऐसे ही प्रोसेस को भी रेड कलर से लिख देना, तो समझ में आएगा, नहीं तो सब मिक्स हो जाएगा। आया, मतलब सॉरी, लिखा। यस मैम। मैम तो अभी मोड नहीं, आप पहले थर्ड वन प्रोसेस स्पेसिफिक करा रही हैं पहले। ये क्या वो नंबरिंग गलत हो गई है क्या? क्या? यस मैम, आपने थर्ड पॉइंट करा दिया। थर्ड पॉइंट पे मोड प्रोसेस मोड स्पेसिफिक था, लेफ्ट हो गया। सेकंड पे मोड था। सेकंड पॉइंट पे मोड। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, पॉइंट ऊपर नीचे कर लेना, ठीक है ना। मेन ये है कि डिटेल होना चाहिए सबका। चलो, अभी क्या लिखवाया है मैंने? प्रोसेस स्पेसिफिक लिखवाया है ना। यस मैम। पर्पस सबको समझ में आया? हाँ मैम, अच्छे से। ठीक है ना। पर्पस का मतलब क्या हुआ? मोटा मोटा पर्पस का मतलब हुआ कि हमें करना क्यों है असेसमेंट, करना क्यों है टेस्ट, करने क्यों है एग्जाम, ठीक है। अब हमारा होगा कि प्रोसेस क्या होना चाहिए, तरीका क्या होना चाहिए, ठीक है ना। चलो, इसमें थोड़ा सा लिखते हैं, फिर नेक्स्ट टर्न पे कराऊंगी। इसमें लिखो, इन अ प्रोसेस स्पेसिफिक टेस्ट,
in a process specific test, various different constructions are done. Various different constructions are done to identify with the shortcomings of the learners and therefore a proper process is applied. A proper process is applied to overcome the shortcomings. ठीक है, अब इसमें लिखो देयर आर basic three assessment protocols. There are basic 3 assessment protocols in the process specific testing. In the process specific testing. तो ये जरा 1 2 3 करके लिखना. इतना लिखा बेटा? यस मैम. Yes, ma'am. ओके, अब 1 2 3 करके लिखो. पहला लिखो टीचर्स मेड टेस्ट versus standardized test. नेक्स्ट लिखो, ये पहला था. नेक्स्ट पॉइंट लिखो नॉन रेफरेंस या रेफर्ड टेस्ट versus criteria referred test. और थर्ड लिखो लास्ट डाइवर्जेंट वर्सेस convergent assessment. हो गया बेटा? ठीक, इनको थोड़ा सा पढ़ के आना, इंटरनेट से ही पढ़ के देखना. ठीक है, इनको नेक्स्ट टर्न पे हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में. यस मैम. चलो अभी पढ़ो, पूछो मुझसे क्या चीज समझ में नहीं आई आज के टॉपिक में. 1 मिनट. हाँ,